जय हिंद। आज शुरू करेंगे दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज। पहला टेस्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1993 में बर्लिन में जर्मनी में की गई थी। इसके द्वारा प्रकाशित कुछ अन्य भी सूचकांक हैं जो ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर प्रकाशित करता है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र यूएन वर्ष 1950 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये 1950 नहीं 1945 में स्थापित किया गया था, तो ये कथन गलत है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के क्षेत्र में समन्वय हेतु एक वैश्विक संघ है। ये कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून के समक्ष समानता केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, ये सबके लिए है, क्योंकि कानून के समक्ष समानता के अनुसार भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 14 में। इसलिए ये कथन गलत है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ये कथन गलत है, क्योंकि 1975 नहीं 1978 में ये हटाया गया, तो ये भी कथन गलत है। तीसरा कथन है, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या नियमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। ये कथन सही है। नेक्स्ट कथन है, कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले राज्यसभा चुनाव में कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किया हो, वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। यहाँ राज्यसभा नहीं लोकसभा होगा, लोकसभा या विधानसभा, क्योंकि राज्यसभा में ऐसे चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है? पहला, जिला कलेक्टर, ये नहीं है, ये सिविल सेवक होता है। ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय के सचिव, ये भी सिविल सेवक ही होते हैं जो प्रमोशन के द्वारा उच्च पद तक पहुंचते हैं। तीसरा है गृह मंत्री, ये होते हैं। और चौथा है पुलिस महानिदेशक, ये नहीं होते हैं, क्योंकि पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी होते हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष पुलिस अधिकारी होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। ये कथन सही है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर ही की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्र गृह मंत्री शामिल होते हैं। इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती हैं और इसकी कार्यवाही का चरित्र न्यायिक होता है। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है, इसे पेरिस सिद्धांत के अनुरूप स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना वर्ष 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी। तो इसका पहला कथन सही है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 1993 में 3 वर्ष की अवधि के लिए NCS के अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार
सरकार को सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में सिफारिशें देने हेतु की गई थी, इसलिए ये कथन सही है। दूसरा कथन है, इसी वर्ष 2004 में इसका विस्तार एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया। 29 फरवरी 2004 से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम प्रभावी नहीं रहा। इसके बाद NCSK के कार्यकाल को समय समय पर प्रस्तावकों के माध्यम से गैर संवैधानिक संस्था के रूप में आगे बढ़ाया गया। ये कथन गलत है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता पार्टी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये सही है। प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये भी कथन सही है। सभी पंचायत सदस्य संस्थानों में 1/6 पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि यदि राज्य की राय में आवश्यक हो तो ही वो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत सरकार द्वारा 1990 में कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को अनुमोदित किया गया। ये 1992 में नहीं, 90 में नहीं, 1992 में किया गया था, इसलिए ये कथन गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने इस कन्वेंशन की अभी पुष्टि की है। ये कथन सही है। वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कन्वेंशन ऑन द राइट द चाइल्ड को अपनाया गया। ये कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कितनी ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है? पहला, मूल अधिकार USA से लिया गया है। ये गलत है। स्पीकर का पद और उसकी भूमिका, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का विचार, ये कनाडा से लिया गया है। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत, ये फ्रांस से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव आयुक्तों का निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये 5 वर्ष का नहीं होता है, ये 6 वर्ष या 65 साल के लिए होता है। तो ये कथन गलत है। अगला कथन है, चुनाव आयोग मतों की पुनर्गणना का आदेश तब दे सकता है जब उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायसंगत नहीं रही है। ये कथन सही है। चुनाव निर्वाचन आयोग के पास ये अधिकार होते हैं। कथन 3 है, भारतीय संविधान में न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ये भी कथन सही है, क्योंकि महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है जिसे बैंकों से गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी NPA या बैड लोन खरीदने के लिए स्थापित किया गया है। ये कथन सही है, क्योंकि बैड बैंक स्थापित करने का उद्देश्य बैंकों को उनकी बैलेंस शीट से बैड लोन को समाप्त कर भार को कम करना है, इसलिए ये कथन सही है। दूसरा कथन है, NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं या उनके मूलधन या ब्याज को अनुसूचित भुगतान बकाया होता है। ये भी कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसको पहले देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी इसके अंतर्गत आता है। ह्यूमैनिटी एंड एक्शन, ये भी इसके अंतर्गत आता है। फ्रीडम हाउस, ये भी इसके अंतर्गत आता है। ह्यूमन राइट फाउंडेशन, ये भी इसके अंतर्गत आता है। उपर्युक्त में से कितने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट की घोषणा द्वारा बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये 1973 के द्वारा बॉम्बे में नहीं, ये कलकत्ता में की गई थी। तो ये कथन गलत हो जाता है।
दूसरा कथन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। ये कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून भारत क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। कथन 3 है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये गलत है, क्योंकि इनके कार्यकाल का कोई समय सीमा नहीं निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलदली जगहों की सतह पर पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस कहा जाता है। नीचे देखते हैं अभी किस गैस के बारे में बात हो रही है। दूसरा कथन है इसके अपूर्ण दहन से कार्बन ब्लैक उत्सर्जित होता है, जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल टायरों के लिए उपयोग किए जाने वाले रबड़ में एक प्रबल एजेंट के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। तीसरा कथन है यह वायुमंडल के सतही स्तर पर ओजोन निर्माण हेतु जिम्मेदार होते हैं। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक को बेहतर रूप से वर्णित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, क्योंकि यह दलदली जगहों की सतह पर पाई जाती है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में संदर्भित किया गया था? तो ये हो गया इसका आंसर आर्टिकल 32 को उन्होंने ऐसा कहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे? इसमें अगर जो देखते हैं तो नागरिकता ये भी लागू हुआ था, और निर्वाचन ये भी लागू हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये नहीं लागू हुआ था। अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान ये भी लागू हुआ था। संक्षिप्त शीर्षक ये भी लागू हुआ था, और आंतरिक संसद ये भी लागू हुआ था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 4, 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1919 के वर्साय की संधि के द्वारा की गई थी। वर्ष 1919 में वर्साय की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ के एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। कथन 2 है यह 1969 में इसे ग्लोबल शांति पुरस्कार दिया गया। विभिन्न वर्गों के बीच शांति को प्रोत्साहित करने, कामगारों के लिए गरिमापूर्ण कार्य करने तथा न्याय की दिशा में कार्य करने और विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के कारण वर्ष 1969 में इस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये भी कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठक प्रतिवर्ष जिनेवा में होती है। ये भी कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ये प्रतिवर्ष इसका बैठक जिनेवा में होता है। इसे अक्सर श्रम की अंतर्राष्ट्रीय संसद के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। 226 सर्वोच्च न्यायालय नहीं, ये हाई कोर्ट को होता है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 32 है। तो यह कथन गलत है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा केवल लोक प्राधिकारी के खिलाफ जारी की जा सकती है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि यह केवल लोक प्राधिकारी नहीं, निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अस्पृश्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। संविधान में इसका कहीं परिभाषा नहीं दिया गया है, तो ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति में निरपेक्ष है। ये सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2। अनुच्छेद 17 के संविधान में दिए गए सभी अधिकारों का एकमात्र पूर्ण अनुच्छेद है, यानी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करना गैर कानूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन के शेप्ड रिकवरी, यानी ये इस के की बात की जा रही है, के शेप रिकवरी को बेहतर रूप से परिलक्षित करता है?
पहला है, यह तब होता है जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर, समय या परिमाण में रिकवरी होता है। ये कोई संदर्भित कर रहा है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या है। यह अत्यधिक आशावादी परिदृश्य होता है जिसमें अर्थव्यवस्था मंदी के बाद तेजी से वृद्धि करता है। ये जेड से रिकवरी के बारे में बात कर रहा है। कथन 3 है, यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट आने के बाद क्रमिक रूप से सामान्य स्तर पर वृद्धि करने से पहले कुछ समय के लिए कम वृद्धि दर के आसपास संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। ये यू शेप के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। कथन 4 है, इसमें अर्थव्यवस्था कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जीडीपी के स्तर को पुनः प्राप्त करने में असफल रहती है। इसमें एल शेप के बारे में बात की जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, लेखक दिया है और पुस्तक का नाम दिया है। पहला है नेल्सन मंडेला वॉक द फ्रीडम। ये इन्हीं की पुस्तक है। जो इस पुस्तक में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग विभेद पर आधारित शासन के खिलाफ अपने व्यक्तित्व संघर्ष, श्वेत लोगों के प्रशासन की अलगाववादी नीतियों के प्रति अपने लोगों के विरोध, दक्षिण अफ्रीका के अवशेष लोगों के अपमान, कठिनाइयों और उनके पुलिस द्वारा की गई बर्बरता कार्रवाई के बारे में चर्चा की है। तो ये सही है। आंग सान सू की फ्रीडम ऑफ फायर, आंग सान सू की फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक शीर्षक पर निबंध लिखने के साथ इनके शीर्षक वाली एक पुस्तक भी लिखी है जिसमें इनके द्वारा लिखे गए निबंध का संग्रह है। महात्मा गांधी की बुक है हिंद स्वराज। ये तो सबको पता होगी कि 1919 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने स्वराज, समकालीन संस्कृति और ऑटोमेशन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। चौथा है बेंजामिन फ्रैंकलिन द बायोऑटोग्राफी। ये 1971 से 1990 तक बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा लिखे गए अपने स्वयं के जीवन के अधूरे रिकॉर्ड का पारंपरिक नाम है। उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? तो चारों अगर सही हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सभी चारों युग्म। क्वेश्चन नंबर 24, जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनहित याचिका की अवधारणा फ्रांसीसी न्यायशास्त्र से ली गई है। नीचे देखते हैं क्या है। ये कथन गलत है, क्योंकि अगर जो देखते हैं इसमें जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका के न्यायशास्त्र से लिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक जनहित याचिका शब्द को परिभाषित नहीं किया। ये भी कथन गलत है, क्योंकि जनहित याचिका को परिभाषित सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को सार्वजनिक हित या सामान्य हित के प्रवर्तन हेतु न्यायालय में शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें जनता या समुदाय के एक वर्ग के आर्थिक हित या कुछ हित होते हैं जिससे उनकी कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तकनीकी वस्त्र का उपयोग किया जाता है मेडिटेक में और मोलिवेटेक में, आइकोटेक में, पैकटेक में, एग्रोटेक में और बिल्डटेक में। नीचे दिए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अगर देखा जाए, तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक वस्त्र होते हैं जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि कार्य, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि सहित विभिन्न उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग के आधार पर 12 तकनीकी वस्त्र ऐसे होते हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें एग्रोटेक, मेडिटेक, बिल्डटेक, मोलिबरटेक, क्लोथेक, ओकोटेक, जियोटेक, पैकटेक, हार्मटेक, प्रोटेक, इंडोटेक और स्पोर्कोटेक आते हैं। अगर जो इसमें से देखा जाए तो कौन कौन से आएंगे, इसमें से लगभग इसमें से ये भी आएगा, ये भी और ये भी तीनों आएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। और दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। कार्यकाल
नहीं होता। ये तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, जो लोकसभा में जिसका बहुमत रहेगा उस हिसाब से प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघीय प्रणाली देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता को बनाए रखने में मदद करती है। ये सही है। दूसरा है, भारत में अर्धसंघीय सरकार है। ये भी सही है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। संघीय प्रणाली के दोहरे उद्देश्य होते हैं, देश की एकता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना भी होता है। और भारत में एक वास्तविक संघीय सरकार नहीं है, बल्कि यह एक संघीय सरकार की विशेषता और एकात्मक सरकार की विशेषताओं से युक्त है, जिसे अर्ध संघीय सरकार भी कहा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आग्रह अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सृजित विशेष आग्रह अधिकार ब्याज आधारित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित कोष है। विशेष आग्रह अधिकार वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के आरक्षित कोष की पूर्ति हेतु सृजित ब्याज आधारित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित कोष है। तो ये कथन सही हो जाता है। SDR केवल अमेरिकी डॉलर, जापानी येन और यूरो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का बास्केट पर आधारित है। ये कथन गलत है, क्योंकि ये अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरो पाउंड और चीन का मुद्रा रेनमी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रों की बास्केट पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूची और विषय। संघ सूची विदेशी मामले, ये सही है। राज्य सूची ये बैंकिंग, ये राज्य सूची बैंकिंग संघ सूची में आता है, तो ये गलत हो गया। समवर्ती सूची में विवाह सूची, ये सही है। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही युग्म हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंध करता है। सरकार का संविधान केंद्र और राज्य दोनों के सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली तथा अनुच्छेद 163 और 164 राज्य से संबंधित है। तो ये कथन सही है। इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य हैं। ये भी कथन सही है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य हैं, जो कैबिनेट विधायिका के नेता के साथ साथ कार्यपालिका के रूप में भी कार्य करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व आर्थिक मंच पेरिस में स्थित एक फ्रेंच गैर लाभकारी संस्था है। ये कथन गलत है, क्योंकि विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा में हुई थी, पेरिस में नहीं। तो ये कथन गलत है। और इसका दूसरा कथन है, इसकी वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्ट की थीम वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट थी। ये कथन सही है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये भी कथन सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। इसको अगर जो गलत लिख लेते हैं तो ये सरल भाषा में हो जाता है, जिसमें क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की 7वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इस संविधान की 7वीं सूची में नहीं, 8वीं सूची में है। तो ये कथन गलत हो जाता है। ऊपर कूट देखें बना हुआ है जी। इसका दूसरा कथन है, 21वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सिंधी भाषा को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दी गई। ये 21वें संविधान संशोधन में अधिनियमित में किया गया, लेकिन 1992 में नहीं, 1967 में 1967 में किया गया। तो ये भी कथन गलत है। कथन 3 है, भारतीय संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। ये कथन सही है।
तो इसका सही नीचे लिखा हुआ है इसमें उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 और 2 गलत है ना, तो विकल्प डी केवल 1 और 2। इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है। ये सही है। विजेताओं के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में पद्म पुरस्कार प्रयोग नहीं किए जाएंगे, यानी किसी विजेता है कोई, अगर जो किसी पुरस्कार का विजेता है तो उसके नाम के आगे या नाम के पीछे ये नहीं जोड़ा जाएगा, तो ये भी कथन सही है। वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों पर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इसमें फैसला सुनाया कि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अर्थ में उपाधि नहीं है, जो केवल कुलीनता के वंशानुगत खिताब को प्रतिबंधित करता है। इसमें यह भी फैसला सुनाया गया कि उन्हें पुरस्कार विजेताओं के नाम के प्रत्यय और उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। अभी बताता हूँ ये फार्मास्यूटिकल क्या होता है। और दूसरा कथन है सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स सामग्री किसी ड्रग्स या दवा के निर्माण के लिए प्रमुख तत्व है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? अगर जो देखें तो भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है और मूल्य के आधार पर यह विश्व का 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। इसका प्रयोग ड्रग्स और दवा के प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है, जिससे वांछित चिकित्सा प्रभाव प्राप्त होने के साथ इच्छित औषधीय गतिविधियों को प्राप्त किया जाता है। तो दोनों कथन सही हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, एक गुरुत्वीय बांध है जिसके अंतर्गत सिंचाई और जल विद्युत के लिए बहुउद्देशीय बांध शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21A के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुच्छेद 21A वर्ष 2002 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये गलत है क्योंकि ये 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला कथन है यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। ये कथन सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इसमें देख लेते हैं क्या है। मध्य एशियाई देश। मध्य एशियाई देश में कौन कौन से देश आते हैं बता देता हूँ। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1, 2, 3, 5 और 6। अफगानिस्तान इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। दल और स्थापना वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1984 में नहीं, ये 1985 में गठित किया गया था। दूसरा है बहुजन समाज पार्टी 1985, जबकि ये 1984 में काशीराम के नेतृत्व में गठन किया गया था। तो ये दोनों गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तत्कालीन भारतीय जनसंघ की पुनर्जीवित करके की गई थी, तो ये सही है। और चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 1964 में इसका गठन किया गया था। उपर्युक्त युग्म में से कितने सही युग्म सुमेलित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंडल आयोग भारत में पहला और एकमात्र आयोग है जिसने पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। ये कथन गलत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 का पालन करते हुए दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर की अध्यक्षता में
29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई और वर्ष 1980 में आयोग ने अपनी सिफारिश दी। तब तक जनता सरकार आ चुकी थी और मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार नहीं लागू की थी। इसको लागू किया था बीपी सिंह की सरकार ने। बीपी सिंह की सरकार ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जलमग्न गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर से होते हुए फिनलैंड के रूस तक विस्तारित है। ये फिनलैंड नहीं, ये जर्मनी तक है। तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है, बाल्टिक सागर के पश्चिम में स्वीडन जबकि उत्तर पूर्व की सीमा पर फिनलैंड स्थित है। ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामुदायिक सरकार में सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के द्वारा साझा किया जाता है। ये कथन सही है, क्योंकि सामुदायिक सरकार आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था है। इस प्रकार की सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता को साझा किया जाता है। दूसरा कथन है, संघीय प्रणाली में शक्तियों का विभाजन सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य होता है। संघीय सरकार में संविधान द्वारा ही राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और यह दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करती हैं। तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि द्वारा निम्नलिखित में से किन नदियों का जल भारत को अनन्य उपयोग के लिए आवंटित किया गया? इसमें बता देता हूँ आपको, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित संधि के तहत 3 नदियाँ, जिसमें रावी, सतलज और ब्यास का जल भारत को अनन्य उपयोग के लिए आवंटित किया गया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, जिसमें 3, 4 और 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में उल्लेख किए जाने वाला शब्द डेनिसन बार्ब संबंधित है। इस पहला है समुद्री कछुओं से, दूसरा है स्वच्छ जल में रहने वाले मछली से। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि ये स्वच्छ जल में रहने वाली एक स्थानीय मछली प्रजाति है जो आमतौर पर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक्ति का विभाजन लोकतंत्र के लिए अच्छा है। जी बिल्कुल अच्छा है। यह सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करने में मदद करता है। जी बिल्कुल कम करता है। शक्ति का विभाजन शासन की एक प्रणाली है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को शक्ति का एक भाग प्रदान किया जाता है। यह दर्शाता है कि शक्ति का विभाजन लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और दूसरा में सामाजिक संघर्ष अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु शक्ति का विभाजन एक अच्छा माध्यम होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मैसूर टाइगर के रूप में जाना जाता है। ये सही है, क्योंकि नवंबर 1950 में जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। उसे मैसूर टाइगर के नाम से जाना जाता है। श्रीरंगपट्टनम में जो कैबिन क्लब की स्थापना में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। वह लोकतंत्र का एक महान प्रेमी था और वह महान राजनीतिक था, जिसमें वर्ष 1797 में श्रीरंगपट्टनम में एक जो कैबिन क्लब की स्थापना करके फ्रांसीसी सैनिकों को अपना समर्थन दिया था। तो दूसरा कथन भी सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड सबसे बड़ा स्रोत ज्वालामुखी है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक सामग्रियों द्वारा जीवाश्म ईंधन का जलना है, न कि ज्वालामुखी है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। जी ये सही है, क्योंकि अम्लीय वर्षा तब होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। फिर ये ज़मीन पर गिरने से पहले जल और अन्य द्रवों के साथ मिल जाते हैं। तो ये अम्लीय वर्षा का ही एक रूप होता है।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समय उपयोग सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर जनसंख्या द्वारा बिताए जा रहे समय के मापन की रूपरेखा प्रदान की जाती है। ये सही है। समय उपयोग सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य वैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को मापना है। ये भी कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक कापिट्यम की रचना इलांगो आदिगल ने की थी। ये कथन गलत है, क्योंकि इनकी रचना जो है लोक कापिलियम को तोल कापिरियर द्वारा लिखा गया है। इसे तमिल साहित्य कृति में सबसे पहला माना जाता है, इसलिए पहला कथन गलत है। इसे मदुरौल के पांडव राजा के संरक्षण प्रदान है। ये कथन सही है, क्योंकि इनका नाम उस अवधि के दौरान आयोजित संगम अकादमियों के नाम पर रखा गया, जो मदुरै के पांड्य राजा के शाही संरक्षण में फली फूली। तो ये कथन सही हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत को लागू करके निम्नलिखित में से किन राज्यों पर अधिकार कर लिया? तो अगर ये देखें, व्यपगत का सिद्धांत लागू करते हुए डलहौजी ने निम्नलिखित राज्यों पर कब्जा किया, जिसमें सतारा, जैतपुर और सबलपुर, झांसी, उदयपुर और बघाट, ये निम्नलिखित राज्य हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष वह संविधान सभा के मसौदी समिति के अध्यक्ष बने और भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये कथन गलत है। ये संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, ये संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। दूसरा है, राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये भी गलत है। सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधित्व। सोमनाथ लाहिड़ी पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए तथा वह कम्युनिस्ट पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधित्व थे। तो ये सही है। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष। जयपाल सिंह द्वारा वर्ष 1938 में आदिवासी महासभा की स्थापना की गई और बिहार से अलग राज्य झारखंड बनाने की मांग की। तो ये भी सही है। उपर्युक्त युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल 2 युग्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।